ये नाटा सर छोटी स्क्रीन में पढ़ाते हो तो आप उनको एक बोलना कि सर एक एस्पेक्ट बटन होता है, उससे स्क्रीन बड़ी हो जाती है ना। इसमें एक बटन होता है एस्पेक्ट, 8 नंबर का बटन है, वो 8 नंबर के बटन से स्क्रीन बड़ी हो जाती है, तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी इशू आता होगा, छोटा दिखता होगा स्क्रीन ना। असीम सर ने किया था तो बहुत बहुत खतरनाक काम नहीं है सिर्फ 8 नंबर का बटन दबाने का, है ना। ठीक है, चले तो चालू करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। आपके बाकी बिछड़े हुए दोस्त भी आ गए नीचे। आज बहुत सारे बच्चे मेरे को मिल गए नीचे, आपके फाउंडेशन वाले जिन्होंने नया क्लास ज्वाइन कर लिया है। 17 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला था वो वाला हो गया है आज स्टार्ट। और बहुत सारे बच्चे अब थोड़े दिन में आपके साथ जुड़ जाएंगे। उनको हम थोड़ा आपके बराबर लाने के लिए ज्यादा पढ़ा के आपके बराबर ला के फिर, वैसे अभी अपन ने पढ़ाई क्या है ना। अभी अपन ने कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपके बराबर ला के फिर अपन अच्छे से उनको पढ़ाना चालू करेंगे। इसके अलावा आप लोग बाकी टाइम में क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, क्या कर रहे हो? सो रहे हैं, चलो सोने का टाइम 8 घंटे से ज्यादा तो नहीं है ना। मेमोरी लॉक गजनी बन जाओगे, है ना, ध्यान रख लेना। 8 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, उल्टा 8 घंटे के बाद मेमोरी लॉस होना चालू हो जाता है, मतलब दिमाग की कैपेबिलिटी कम हो जाती है 8 घंटे से ज्यादा सोने के लिए। तो आई थिंक 7 to 8 आवर इनफ स्लीप है। आप यहाँ से जाके 1 घंटा सो और रात को 6 to 7 आवर सो, मोर देन इनफ होता है। इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। 1 महीना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने शरीर का ध्यान रखना है तो 1 महीने थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हो, आप करना चाहो तो। सर आप ना हमारे मम्मी पापा जैसी बातें मत करो, है ना, कि बेटा घूमने चला जा, सुबह उठ जा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सुबह उठो। व्हाट यू कैन डू इज, एक दिन एक काम करते हैं, वी कैन अरेंज जूम्बा इन आवर एकेडमी। पहले किया था आपने फाउंडेशन में एक आध बार? मैं करवाता हूँ, मैं एक थोड़े दिन रुक जाओ। आई विल अरेंज जूम्बा इन आवर एकेडमी। तो 1 घंटा 45 मिनट का जूम्बा सेशन करवाते हैं अपन, क्लास के पहले या क्लास के बाद कराते हैं। और जूम्बा करवाते हैं अपन 40-50 मिनट का, तो तुम्हारा थोड़ा पसीना निकालते हैं हम, है ना। पसीना वैसे निकल जाता है, अच्छा सही बात है। और थोड़ा सा देखो, 1 महीने बाद क्या होगा, आपका थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत अभी टाइम है, 1 महीना आप अपनी बॉडी पे दे सकते हो, हेल्थ पे दे सकते हो, क्योंकि होगा क्या जब आप, फिर क्या होगा, अगले 7 महीने बस बैठ के खाओगे, पढ़ोगे, सोओगे, खाओगे पढ़ोगे, तो गाल ऐसे ऐसे गुलाब जामुन हो जाएंगे। इसलिए ना थोड़ा सा अभी टाइम है, हेल्थ पे ध्यान दे दो। सेकंड, अगर आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो थोड़ा अच्छे शोज देखो। अभी कौन से शोज देख रहे हो आप लोग, लाइक इफ यू आर वॉचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स तो? स्ट्रेंजर थिंग्स, वाओ स्ट्रेंजर थिंग्स। बच्चों का शो है वो, तो आप बड़े हो गए, अब कहाँ देखते हैं अपन, बच्चे देखते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स तो। मैंने तो एक सीजन देखा, मेरे को रियलाइज हो गया तो बच्चों का शो है यार, अब बड़ों का थोड़ी है। एक नहीं देखा, ओके। सो या देयर इज ए वन वेरी गुड शो ऑन हॉटस्टार, यू कैन वॉच, बिलियंस। बिलियंस बहुत अच्छा शो है। और थोड़ा सा ऐसा है कि शेयर मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। एक वो देख सकते हो, एक ना अभी अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड, वो देख सकते हो आप, सक्सेशन। सक्सेशन आई थिंक इट इज ऑन नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, और मे बी ऑन प्राइम, आई एम नॉट श्योर। सक्सेशन इज ऑल्सो वेरी गुड शो अगर आपको देखना है। मनी हाइस्ट घटिया शो है, अगर आप ये देखो कि हम मनी हाइस्ट देखते हैं, कोई काम का नहीं, रद्दी शो है। सक्सेशन एक्चुअली बहुत अच्छा शो है। और अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडीज देखना पसंद है तो आपने घिसे पिटे देख ही लिए होंगे, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, और ये सब, ऑफिस। द ऑफिस देखा कि नहीं देखा? अगर आपने द ऑफिस नहीं देखा तो द ऑफिस इज ए वेरी गुड शो, पर उसको टाइम देना, 2-3 एपिसोड देखना, तब आपको समझ में आने लगेगा। द ऑफिस इट्स ए वेरी गुड शो अगर आपको कॉमेडी देखनी है तो। जैसे अपन अभी जाके घर पे खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त फिर आप क्या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, तो इससे बेटर है जस्ट वॉच ए कॉमेडी शो। तो उसमें आप एक देख सकते हो द ऑफिस, फ्रेंड्स नहीं देखा तो फ्रेंड्स देख लो, हाउ आई मेट योर मदर नहीं देखा तो वो देख लो। अगर उसके अलावा और कौन सा स्टैंड अप कॉमेडी, यू कैन वॉच बिग बैंग थियरी, देख सकते हो, इट्स अ वेरी अच्छा शो है। एंड देर इज वन मोर, शिट्स क्रीक। ये नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पर ये बहुत ही अच्छा शो है, शिट्स क्रीक। शिट्स क्रीक जगह का नाम पे उन्होंने शो बना रखा है। तो इट्स ए वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडी, अगर आपको स्टैंड सॉरी सिटकॉम, कॉमेडी सिटकॉम है, अगर आपको कॉमेडी शोज देखने या कॉमेडी एपिसोड्स देखने, तो एक और वो देख सकते हो, शिट्स क्रीक। ठीक है। उसके अलावा बुक्स में आप क्या रीड कर रहे हो, अगर आप अभी बुक्स पढ़ रहे हो तो कौन सी पढ़ रहे हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक यू आर रीडिंग राइट नाउ? एकदम बेसिक रीडिंग करनी है ना, तो इट्स ए वेरी गुड बुक, एक तो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो आप लोग, बहुत बेसिक बुक है अगर आपको पढ़नी है तो।
और कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप लोग? वो रिच डैड पुअर डैड ठीक ठाक है, मतलब बहुत बहुत बेहतरीन नहीं है, पर अगर आपको थोड़ी अच्छी बुक, हाँ डेप्थ में है वो, पढ़ी मैंने पूरी। एक बुक और है, मैंने उसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये ऑनलाइन फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ है। अगर आपके पास टैबलेट है तो ठीक है, नहीं तो आप बुक कैरी परचेज करके भी ला सकते हो, 200 रुपए की बुक है। पर इट्स अ वेरी गुड बुक दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट हाउ प्रैक्टिकल वर्ल्ड वर्क्स, कि कैसे प्रैक्टिकल दुनिया में काम होता है। जैसे इसका पहला रूल मैं इतना सा बता दूंगा, डोंट आउटरीच योर मास्टर, ये इसका पहला लॉ है। आउटरीच योर मास्टर, अपने बॉस के सर पे मत जाके बैठ जाना, मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको आपसे थ्रेट है। मतलब ओवर स्मार्ट इतने मत बन जाना कि आपको अपना बॉस से, आपके बॉस को ही आपसे खतरा लगने लगे, क्योंकि जिस दिन आपके बॉस को आपसे खतरा लगने लगा, वो आपको, शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ यही हुआ। हाँ, शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ यही हुआ। अमित शाह जी को लगने लग गया कि ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, और इसका, इसकी पर्सनल, इसका मतलब और ज्यादा फेम बढ़ रहा है, और कहीं नहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सेंटर में आके ये बहुत पावरफुल हो जाए और हमारी बात सुनना बंद कर दे पोस्ट से ही बाहर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट यू हैव टू अप्लाई, एंड दैट इज डोंट आउटरीच योर मास्टर। और ऐसे 48 अलग अलग लॉज इस बुक के अंदर दिए, एंड इट्स अ वेरी गुड बुक टू रीड। 48 लॉज ऑफ पावर, ये पीडीएफ गूगल पे मिल गई थी मेरे को तो इजीली, कन्वीनियंटली, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। आपको सिर्फ ये नाम डालना है और फ्री पीडीएफ डालना है, वो अपने आप को फ्री पीडीएफ दे देगा, और आप थोड़ा थोड़ा उससे रीड कर सकते हो। विल फाइंड वेरी अमेजिंग स्टफ। अगर आपको उस पे जाना है तो एटॉमिक हैबिट इज ए वेरी गुड बुक। अगर आपको उस पे जाना है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, तो एक मात्रे की बुक है, अनपोस्टेड लेटर्स। इट्स अ वेरी गुड बुक। अन, जैसे किसी किसी को होता है ना कि यार मेरे को सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना है बुक, तो आपको दो दो तीन तीन पेज की अगर स्टोरी पढ़नी है तो यू कैन गो फॉर ए बुक कॉल अनपोस्टेड लेटर्स पार्ट 1। बहुत ही अमेजिंग बुक है, दो दो तीन तीन पेज के लेसन है उसके अंदर। इट्स ए वेरी गुड बुक टू रीड, अनपोस्टेड लेटर्स। तो इफ यू आर ए बिगिनर, तो आप इस तरह की बुक्स पहले स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, एंड यू हैव दिस मंथ ओनली टू रीड ऑल दिस स्टफ, क्योंकि फिर फरवरी की बात से तो आपको इन सब चीजों का समय मिलेगा नहीं। ओके, एंड और क्या चीज है, लाइक आप हैंग आउट करते होंगे आपके दोस्तों के साथ, तो यू आर फ्रॉम इंदौर और आउटसाइड इंदौर? इंदौर के तो आपको तो सारी जगह पता ही होगी, और इंदौर के बाहर के होंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने अभी तक सारी जगह ऑलरेडी छान मारी होगी, है ना? तो आपको ऑलरेडी पता ही है, दैट्स ए, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द प्लेसेस इन इंदौर। बट या, दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू टाइम पास, हाउ कैन यू पास योर टाइम, हाउ कैन यू पास योर टाइम। सो नेटफ्लिक्स देख लो, तो मैंने आपको कुछ बता दिए शोज कौन से देख सकते हो। बुक पढ़नी है तो मैंने बता दी कौन कौन सी बुक्स आप रीड कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत टाइम में हमारा सब्जेक्ट कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्यादा एक चीज और है, सम स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी एंथुसियास्टिक कि यार हम तो मॉड्यूल खोल के देखेंगे। अभी कोई मतलब नहीं है, अभी अगले 15 दिन आपको कोई भी मॉड्यूल रीड करने की या मॉड्यूल स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मॉड्यूल इज नॉट दैट सिस्टमेटिक, यू विल नॉट फाइंड एवरीथिंग। हाँ, अरे मतलब सर, मैं बताता हूँ, आई नो, मतलब मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, है ना? लेकिन कभी कभी होता है ना, शुरू शुरू में बहुत क्रेज रहता है कि अभी एग्जाम दे के आए, इंटर में आए। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब अबव 500 और बिलो 500 समझाने में 5 मिनट लग गए उनको? अच्छा, मजे ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं ना? नहीं तो फिर मैंने ज्यादा हैवी बुक ही बता दी आपको इस हिसाब से, मेरे को आपको एबीसीडी वाली बुक देनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो ठीक है, चले, तो दिस इज अबाउट व्हाट यू कैन डू, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट अबाउट आवर सिलेबस। और हम लोग कॉस्टिंग के अंदर कल याद कीजिए कहाँ पे थे? कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ क्लास में बैठ गया हो नया, 17 तारीख वाली बैच समझ के? ऐसा तो कोई भी नहीं है ना? ग्रेट। सो नाउ वी कैन स्टार्ट, एंड वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे अबाउट ऑल द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी, दैट्स रिगार्डिंग जीएसटी, डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक, यस। तो आप लोग मुझे बताओ, आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये रिबेट समझ में आई क्या होता है? रिबेट इज मोर लाइक ए कैशबैक। आपको दिया हुआ, खरीद पे दिया हुआ टैक्स सरकार वापस करेगी और बोलेगी इसको यूज कर जब तेरे को आगे सेल पे टैक्स भरना है उससे। तो आपका सेल का टैक्स खरीद पे हुए दिए हुए टैक्स से कम हो जाएगा।
सो अगर मैंने इस महीने में टोटल परचेज पे 20,000 रुपए का टैक्स भरा है और सेल पे मुझे 30,000 का टैक्स भरना आ रहा है, तो नेट नेट मुझे गवर्नमेंट को सिर्फ 10,000 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20,000 रुपीज पे कर चुका हूं. So GST doesn't become part of your purchase cost because ITC is available. And if you are able to claim input tax credit, if you are able to claim rebate, then you can't, you don't need to add that amount in your purchase. You don't need to add that amount in your cost. और इसीलिए ITC मिलेगा तो cost नहीं बनेगी, और अगर ITC नहीं मिलेगा तो cost बनेगी. मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं आईपैड खरीदूं और आप आईपैड खरीदो, दोनों में डिफरेंस है. अगर मैं आईपैड खरीद रहा हूं तो आईपैड मुझे अलग प्राइस का मिलेगा, और वही आप आईपैड खरीद रहे हो तो आपको वो आईपैड अलग प्राइस का मिलेगा. इफ यू आर बाइंग फ्रॉम अमेजोन तो वो आईपैड आपको 1,09,000 का दिखेगा. मैंने कैलकुलेट करके देखा तो मेरे को वो आईपैड अप्रोक्सीमेटली 87 या 88,000 का ही पड़ रहा है. सो आई गॉट जीएसटी क्रेडिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17 to 18,000 ऑन दी आईपैड. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि 18 से 20,000 रुपए का जीएसटी रिबेट मिला है मुझे आईपैड के ऊपर. तो इतना बड़ा डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ जीएसटी. पर ये सिर्फ किसको मिलता है? जिसको आगे जीएसटी भरना है. तो अल्टीमेटली मेरी भी जेब में नहीं जाएगा, वो मैंने जो दिया है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से मैं कम करा लूंगा. तो मेरे को आगे जीएसटी तो भरना ही पड़ रहा है, तो उतना मुझे आईपैड की जीएसटी रिबेट मिल जाएगी और उतना गवर्नमेंट को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज अबाउट जीएसटी रिबेट. ओके सर, मोबाइल शॉपकीपर को भी आईटीसी बेनिफिट मिलते हैं क्या ऑन परचेज ऑफ मोबाइल फॉर सेल? ऑफ कोर्स. एक आदमी अगर मोबाइल खरीद के मोबाइल बेच रहा है तो वो भी आईटीसी लेगा ना. मैं तो बोल रहा हूँ सारी बिजनेस परचेज के आईटीसी ले सकते हो. सारी बिजनेस परचेज के आईटीसी आप ले सकते हो. तो ऑफ कोर्स वो अपना स्टॉक खरीद के स्टॉक बेच रहा है तो मोबाइल फोन की आईटीसी लेगा, और आगे मोबाइल फोन वापस सेल करेगा तो उसको टैक्स लगेगा, तो ऑफ कोर्स उसको आईटीसी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. और कोई डाउट इस पॉइंट को लेके? अब मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, मुझे इतना याद आ रहा है. ये एग्जांपल लिखा हुआ भी स्क्रीन पे. आप लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया क्या? बहुत ही बढ़िया. पहला होमवर्क था मुहूर्त ही खराब मत कर देना, है ना. ऐसा नहीं हो जाए मुहूर्त में ही सारा गोबर ढोल दो और सारा आंसर गलत कर दो. सही आंसर करके आए हो? चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है. सबसे पहले देखना एग्जाम्पल क्या था. एग्जाम्पल वॉज परचेज है 2 लाख रुपए की, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. तो 1 मिनट पहले तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे परचेज कॉस्ट लिखूं तो परचेज कॉस्ट में कितनी लिखूंगा? 2,36,000 या 2 लाख? मैं परचेज कॉस्ट 2 लाख रुपीज ही लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का? 36,000 का. जीएसटी आईटीसी, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है मेरा कितने का? 36,000 का. ठीक है साहब. व्हेन आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आई विल बी सेलिंग एट व्हाट प्राइस? पहले तो मुझे देखना पड़ेगा व्हाट प्राइस. कितना परसेंट ऐड करने को बोला है? 40%. तो मैं 2,36,000 में ऐड करूंगी 2 लाख में. मैंने परचेज कॉस्ट 2 लाख की माननी है तो मैं 2 लाख में 40% ऐड करूंगा. सो इट विल बी 2 लाख. और इस पे मैं कैलकुलेट करता हूँ हाउ मच इज जीएसटी आई विल बी चार्जिंग. 18% निकाले तो टोटल 40, 54. इज इट राइट? मेरे को टोटल जीएसटी भरना आ रहा है 50,400, पर आउट ऑफ दैट जीएसटी हाउ मच आईटीसी आई विल यूज? 14,000. ये मैं कैश में भर दूंगा. मतलब देखो हुआ क्या, वो पॉकेट वाले एग्जाम्पल से एक बार और मैं समझाया था हुआ क्या. मेरी इस पॉकेट से 36,000 गए और इस पॉकेट में 50,400 आए. तो मैंने 50,400 में से 36,000 रुपए जो गए थे वो निकाल के अपनी जेब में रख लिए, और बचे हुए 14,400 सरकार को पे कर दिए. अब बताओ मेरी दोनों जेब में कितने बचे? 0. मतलब एक चीज है, टैक्स से टैक्स खत्म हो जाता है, और इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका बर्डन मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा. मेरी जेब से जो टैक्स गया था वो मेरी जेब में वापस आ गया, और जो एक्स्ट्रा टैक्स बचा था वो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया. इसका मतलब ना मेरी पॉकेट में टैक्स के कारण 1 रुपया प्लस हुआ, ना मेरी पॉकेट में टैक्स के कारण 1 रुपया माइनस हुआ. मतलब अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो सीधे मैं पता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ले सकता हूँ. सेल कितनी है? 280. और परचेज कितनी है? मतलब माई जीपी इज, दैट्स इट. माइनस जो भी एक्सपेंसेस करने वो अलग हो जाएंगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा? 80,000 का. तो सर मतलब टैक्स जो लिया और टैक्स जो दिया और जो सरकार को दिया सब नेट ऑफ होके 0 हो गया.
तो इसका मतलब मेरे को अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो मैंने टैक्स लिया दिया तो लो ही मत ना, उसको तो अपने आप लेजर्स में ही खत्म कर दो, आएगा जाएगा जीरो हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस तक तो जीरो टैक्स पहुंचेगा। अल्टीमेटली आपकी ट्रायल बैलेंस में पहुंचेगा सेल 2,80,000 की और परचेज 2 लाख रुपए की, तो नेट जीपी कितना बचेगा? 80,000 रुपए का, और उसमें से जो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि एक व्यापारी को जीएसटी के कारण ना तो लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। फिर अब आप पूछोगे फिर लोग, व्यापारी लोग जीएसटी चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो कमाना चाहते हैं जो 18% सरकार को देना है वो भी मैं अपनी जेब में रख लूं। चोरी उस पर्पज से करते हैं। उनका लॉजिक ये होता है कि कस्टमर ने अगर 3 लाख दिए तो 3 लाख का 18% भी मैं सरकार को क्यों दूं, वो भी मैं क्यों नहीं रख लेता? उस पर्पज से एक व्यापारी टैक्स की चोरी करता है। उसको चाहिए कि अपना प्रॉफिट तो कमाओ ही कमाओ, साथ में जो 18% गवर्नमेंट को देना आ रहा था वो भी मैं अपनी जेब में रख लूं, इसलिए आदमी टैक्स चोरी करता है। अदरवाइज अगर प्रॉपर टैक्स वो भरे और प्रॉपर प्रॉफिट वो अपना मार्जिन लेके चले तो उसके ऊपर टैक्स का ना 1 रुपए का कोई बर्डन है उसके ऊपर आना है। जो बर्डन आना है अल्टीमेटली बायर पे आना है, कंज्यूमर पे आना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का फंडा ही ये बोलता है कि ऑल टैक्सेस विल बी बोर्न बाय कंज्यूमर। पर व्यापारी तो लालची होता है ना, और आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट मार्जिन हो गए हैं कम। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए आपको फिर क्या करनी पड़ती? टैक्स की चोरी करनी पड़ती। दैट्स व्हाई शॉपकीपर्स और आई कैन से स्मॉल टैक्स पेयर्स आर नॉट पेइंग प्रॉपर टैक्स। पर वो तो हर इकोनॉमी में होता है, वी आर नॉट अलोन। पूरी दुनिया में हर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी तो होती ही होती है और होगी। पर एक चीज अच्छी है कि हमारा टैक्स का ग्रोथ रेट ऐसा है, हम लोग अभी ऐसी ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं, हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किए पिछले साल में। आज तक लाइफ में जितना टैक्स कलेक्शन सरकार ने नहीं किए थे इतने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन पिछले साल सरकार ने किए हैं, जीएसटी के भी और इनकम टैक्स के भी। और दिस इज गोइंग ऑन एंड दिस विल बी गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सो आप सोच सकते हो कि सीए की वैल्यू और सीए की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। आप सोचो जितने टैक्स कलेक्शन बढ़ेंगे अल्टीमेटली टैक्स रिटर्न्स कौन फाइल करेगा? सीए। टैक्स कंप्लायंस कौन देखेगा? सीए। जीएसटी रिटर्न्स कौन फाइल करेगा? सीए। तो डिमांड अपने आप सीए की, और हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। डिमांड सप्लाई तो सबको पता ही है। यस, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके प्रोफेशन पे 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस ग्रोथ से टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस ग्रोथ से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, आपको पता है अ, अब मध्य प्रदेश स्टार्टअप ग्रोथ रेट में इंडिया में नंबर 1 है आज की तारीख में, स्टार्टअप ग्रोथ में। मतलब जितनी स्टार्टअप्स की ग्रोथ एमपी में हुई है पिछले 1 साल में, उतनी ग्रोथ 108% की ग्रोथ है। मतलब जितने स्टार्टअप अब देखे थे बहुत कम, पर डबल हो गए सीधे। और अब एमपी का नंबर भी, इंदौर का नंबर आने लग गया है स्टार्टअप्स में, टॉप 10 इमर्जिंग स्टार्टअप सिटीज में। तो कहीं ना कहीं इंदौर में भी एक बहुत बड़ा स्कोप है कि आगे आने वाले अगले 5 साल में सीए की बहुत जबरदस्त डिमांड इंदौर में भी आने वाली है। बैंगलोर बन जाएगा इंदौर, और बनना भी चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूँ कहां से। पता है बिजनेस खत्म होंगे 2 जगह से, कोलकाता और चेन्नई। वहां बिजनेस डाउन हो रहे हैं। उसका रीजन है, कोलकाता में ग्रोथ नहीं है, इंफ्रा नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो आजकल कोई भी नई कंपनी अपना ऑफिस कोलकाता में, और अच्छे लोग कोलकाता रहना नहीं चाहते। अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनको कोलकाता नहीं जाना। तो और बैंगलोर एग्जॉस्ट हो चुका है। बैंगलोर एग्जॉस्ट हो चुका है मतलब वो इतना फैल चुका है कि अब बैंगलोर के लोग घबरा गए ट्रैफिक देख के और टाइम देख के। तो अब उनके पास उनको कहीं ना कहीं तो अगर ग्रोथ करनी है और नए स्टार्टअप्स को लॉन्च होना है तो अब उनको टीयर 2 सिटीज में आना पड़ेगा। टीयर 2 में क्या बचता है? अहमदाबाद, सूरत, इंदौर। अब इंदौर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत जोरदार है बिकॉज इट इज द हार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप किसके एंगल से देखो, जॉब करने वाले लोगों के एंगल से देखो, उसको तो एक प्लीजेंट सिटी चाहिए ना, क्लीन है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि 7 बार से क्लीन है। अब जो आदमी आईआईटीएन है और उसको 50 60 70 लाख का पैकेज कंपनी दे रही है, तो बोलेगा 2 5 लाख कम कमाए, लेकिन मैं ऐसी जगह रहूँ ना जहाँ पे मैं साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहूँ, पॉल्यूशन नहीं हो, खाना अच्छा मिले, ट्रैफिक का इश्यूज नहीं हो, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इंदौर इज ए वेरी गुड स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ पे अगले 5 साल के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है।
क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो ग्रोथ तो कर ही रहे हो आप 7% की। अब आपके पास, आप बैंगलोर एग्जॉस्ट कर चुके हो, आप पुणे एग्जॉस्ट कर चुके हो, अब आपके पास में सूरत बचता है, अहमदाबाद बचता है, इंदौर बचता है। तो सारा कंसंट्रेशन एक जगह तो होगा नहीं। जिसको मीठा खाना नहीं पसंद है वो सूरत क्यों जाएगा? वहां गुजराती खाना फाफड़ा खाना पड़ेगा, है ना? तो नहीं खाना सब ढोकला फाफड़ा, है ना? तो हमको सब पोहे खाने हो तो कहाँ आएंगे आदमी? इंदौर। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है, और इसमें आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू आर लिविंग हियर तो आपको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगले 5 साल में इकोनॉमी किस साइड जाने वाली है। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि साहब, जीएसटी का इफेक्ट तो हमको पूरा आ गया है समझ में कि हाउ दिस जीएसटी थिंग वर्क्स एंड व्हाट इज आईटीसी एंड व्हाट इज दिस। आगे बाकी सारा बेसिक हम जीएसटी में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये बात, एक फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे कि जीएसटी की आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे कॉस्ट में ऐड करेंगे। और अगर बोल दे कि जीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है, तो हम उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्या बात सबको समझ में आ गई है? पक्का? एनी डाउट इन दिस? चलिए, तो मुझे बताओ, ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की लिस्ट आपको याद हो गई पूरी? अच्छा, एक्सक्लूजन मेन याद कर लो। आप क्या याद कर लो? मेन एक्सक्लूजन क्या क्या नहीं आता, जल्दी बताओ। क्या क्या नहीं आता? abnormal loss, income tax, cash discount, donations, provisions and reserves, other income, interest, और जीएसटी इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। नहीं, आईटीसी इज अवेलेबल तो हम एक्सक्लूड करेंगे, अगर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है। चलो समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखो एक एग्जाम्पल, और आप मुझे अभी सॉल्व करके बताओगे मुझे इसकी टोटल कॉस्ट चाहिए। एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। आई नीड ऑल ऑफ यू गाइस टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सॉरी। चले, लिखे एग्जाम्पल। एंड एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले आपको दिया है, ए बेकरी इज मैन्युफैक्चरिंग कुकीज। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ कुकी। एक बेकरी है जो कुकीज मैन्युफैक्चर करती है, जो बिस्किट्स हम लोग खाते हैं ना, वैसे कुकीज आता है। कुकीज जो है वो बेकरी मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है। नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखता हूं मैं इसको, कॉस्ट की जगह यहाँ पे वर्ड यूज कर लेता हूं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 लाख रुपीज। जीएसटी पेड एट द रेट 12%। रॉ मटेरियल में कुकीज को बनाने के लिए क्या लगेगा? आटा लगेगा, शक्कर लगेगी, सब पे जीएसटी लगता है मोस्टली। पैक्ड आटे पे, पैक्ड शुगर पे, सब पे जीएसटी है। तो 12% की रेट से हमने इसके ऊपर जीएसटी भी पे किया है। और ब्रैकेट में आप लिख देना एक और चीज, आईटीसी इज अवेलेबल। सेकंड, आपको लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इनके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी था 20,000 का, और इनके पास में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी है 10,000 का। वेजेस पेड है 45,000। देन एडवांस इनकम टैक्स पेड है 20,000।
फैक्ट्री रेंट पेड है 40,000, मशीन खरीदी है 3 लाख की, मशीन खरीदी है 3 लाख की। इसके बाद आपने एडवर्टीजमेंट भी किया है 25,000 का, आपने पैकिंग लगाया है 10,000 का, देयर इज ए बेड डेट ऑफ 5,000, देयर इज ए पेनल्टी फॉर, पेनल्टी पेड है 2,000 रुपीज की, 2,000 रुपए की एक पेनल्टी पे करी है आपने। और एक लास्ट में पॉइंट और लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%। मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम, 10% एक साल का मशीन का डेप्रिसिएशन। वेट 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 वेट, above mentioned data is for the month of March 24, total cookies produced and sold in the month is 10,000 packets। अच्छे से शांति से पूरे क्वेश्चन को रीड करना और मुझे इस पूरे फैक्ट बैक बेकरी की टोटल कॉस्ट निकाल के, एक कुकी कितने की पड़ी है वो निकाल के बताओ। सर एक कुकी निकालने के लिए तो बहुत इजी है, पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे और टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय 10,000 पैकेट कर लेंगे तो एक पैकेट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। पर पहले आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप हो जाइए चालू और मुझे इसकी टोटल कॉस्ट निकाल के बताइए। सोहम पूछ रहा है, सर इन व्हाट केस आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन जीएसटी? देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच आर नॉट अलाउड फॉर आईटीसी, पर वो हम जीएसटी में पढ़ेंगे, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते कौन सा आइटम पे जीएसटी लगता है और कौन से पे नहीं लगता है। ठीक है, 2,80,000 कैसे आया था? 2 लाख पे हमने 40% का प्रॉफिट ऐड किया था। ओके, एक बार क्वेश्चन वापस दिखा रहा हूं, अगर कोई फिगर्स नहीं लिखे थे तो वापस लिख लेना, उल्टा देख लो क्वेश्चन को। पहले डेप्रिसिएशन है, पेनल्टी, बेड डेट, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, परचेज ऑफ मशीन, फैक्ट्री रेंट, एडवांस इनकम टैक्स, वेजेस पेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके एक पैकेट की कॉस्ट क्या है वो निकाल के देनी है। अब आपको देखना है क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जुड़ेगी, क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में नहीं जुड़ेगी। जो ना जुड़े उसको काटने की जगह डैश लगा देना, लिखना, लेकिन लास्ट इधर क्या लगा देंगे? डैश। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इग्नोर ही कर दिया, लिखा लेकिन अमाउंट फिगर में खाली छोड़ दिया। सॉरी।
आराम से, जल्दबाजी मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत बारीक पॉइंट पे मिस्टेक करोगे। फिर बता रहा हूँ मैं, बहुत बारीक पॉइंट पे गलती कर दोगे आप। करो ना, करो करो, ट्राई करो। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के। एक का आंसर आ रहा है 47 पर कुकी, पर पैकेट। पैकेट है ना। एक का आ रहा है 43.25, एक का 44.75, 45, 43, 46, 47, 40। एक 41.6 आ रहा है, एक 43.25 आ रहा है। देखो 45 बहुत कॉमन आंसर आ रहा है एक तो, एक 47 बहुत कॉमन आंसर आ रहा है, एक 46 आ रहा है, एक 43.25 आ रहा है, और कुछ। एक 41 आ रहा है वीर जी का जी। हाँ, 43.25। इधर मैम कितना आ रहा है? 43, 46, 48 आया। अच्छा बोली बढ़ा रहे हैं, 48 तक आए हैं। 50, 50, 50। कोई 50 पे है क्या? 50 एक? कोई नहीं है। 48 तक तो आए हैं, अभी बोली और बढ़ रही है धीरे धीरे। 48 तक आए हैं। 45.25, ओके, और कुछ? आई डोंट नो दी आंसर। आपको ही पता है, मैंने अभी वाला एग्जाम्पल बनाया, फिगर भी ऐसे लिखवा दिए। मुझे क्या पता सही आंसर क्या है? तो मेरी शक्ल देखने ही मत। तुम ये सोच रहे होंगे अच्छा कौन सा वाला सही है, नहीं। नहीं कर पाओगे पता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं आंसर क्या है ना। तो अभी अपन निकालेंगे तभी पता पड़ पाएगा कि आंसर सही क्या है। सब लोगों ने ट्राई कर लिया हो तो कैन, मतलब शुड आई स्टार्ट? शुड आई स्टार्ट? चले, तो सब लोग ट्राई कर चुके हैं क्या? पीछे अब मैं बताता हूँ आपने पहली मिस्टेक क्या करी होगी, अभी ठीक कर लो। डेप्रिसिएशन कितना निकाला? यस, 3 लाख का 10% का डिवाइड बाय 12 होगा। पहली गलती ठीक कर लो, सब लोग करो जल्दी। 3 लाख का 10% है ना डिप्रेशन, डिवाइड बाय 12। क्योंकि 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 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लॉजिक्स मैं बता दूं, मैं बता दूं, है ना? है ना, सुनना। लॉजिक ये है कि आप ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो, ये जो खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हो, ये 1 साल के कि 1 महीने के हैं? तो आपने जो प्रोडक्शन लिया है वो भी 1 महीने का है। तो भैया आप डिप्रिसिएशन 1 साल का क्यों ले रहे हो? 10% पर एनम लिखा है, पर एनम। So what I need to do is I need to divide that per annum depreciation in divide by 12, क्योंकि हम 1 महीने की कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं। 1 महीने का सारा डेटा दे रखा है आपको। तो भैया सारी चीजें 1 महीने की है, तो कॉस्ट भी तो सारी 1 महीने की निकलेगी, तो डेप्रिसिएशन भी पूरा 1 महीने का। तो पहले तो ये गलती ठीक करो सब लोग। कर ली? आपका डेप्रिसिएशन आएगा 30,000 डिवाइड बाई 12, 2,500, 2500 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। कितने रुपए का आएगा? 2500। बताओ आया? चलो, एक तो ये गलती ठीक हो गई। अब आंसर पलटे लोगों के, अब पलटे। अब देखते हैं, है ना। पहला आंसर तो ये क्लियर कि ये चेंज करना है। अब शुरू से अगर अपन बात करना चालू करें, तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख। क्या उसमें जीएसटी जोड़ा? क्यों नहीं जोड़ेंगे? जीएसटी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आईटी से मिल रही है। तो अगर अपन इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। ऊपर लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट। पहला अमाउंट मेरा आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये दे रखा है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीस का। इसमें मैं जीएसटी @ 18% को ऐड नहीं करूंगा। एंड वाई आई विल नॉट ऐड? बिकॉज आईटीसी इज, सो आई विल नॉट ऐड जीएसटी। ये मेरा सबसे पहले 3 लाख का 3 लाख रुपए ही परचेज रहेगा। जीएसटी तो नहीं जुड़ेगा साहब, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है। 12 था क्या? 12 था, कोई भी दिक्कत नहीं। 12 हो 18 हो, जब जोड़ना ही नहीं है तो आपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ना है कितना था। ठीक है। 12 होगा तो 12 की रिबेट मिलेगी, 18 होगा तो 18 की रिबेट मिलेगी। डजेंट मैटर। ओके ग्रेट। अब मेरा एक और आपसे सवाल है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका क्या करें?
अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सुनो, आपको बोला गया कि आपको एक सैंडविच बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आप एक रेस्टोरेंट में एज ए शेफ, आपको अपना पैशन फॉलो करना था, तो आपने सीए किया, सीए करके एक आध साल जॉब करी और फिर आपको बोला नहीं मेरे को तो पैशन फॉलो करना है, मैं तो शेफ बनना चाहते, शेफ बन गए आप। होता है। मैंने एक प्रोफाइल पढ़ी, 10 साल तक आईआईटी जॉब की और 10 साल बाद रिटायर होके शेफ बन गए। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोफाइल पढ़ी मैंने, नाउ शी इज ए शेफ। क्यों भैया? क्योंकि उसको खाना बनाने में मजा आता है। तो फॉलो योर पैशन, जो भी करना है, कमा लिया, कमा लिया हो गया, रिटायरमेंट फंड तैयार, अब अपना पैशन फॉलो करो। तो बेटर है, अच्छा है। अब मान लो आप लोग बन गए शेफ। अब शेफ बन गए साहब, तो आपके पास ओनर आया और बोलता है कि साहब एक सैंडविच कितने का पड़ रहा है, अपने को कॉस्टिंग करनी है इसकी। आपने बोला हाँ बिल्कुल बना के दिखा देते, आपको बता देख लेंगे क्या कॉस्ट आ रही है, ले आओ सामान। तो आपने सामान लिख के दिया, एक ब्रेड का पैकेट, चीज का पैकेट, बटर का पैकेट, आलू, मसाले, पनीर, जो भी लगता है सब लिख के दिया। वो सामान भी आ गया, कुछ 400 साढ़े 400 रुपए का सामान आया और आपने सैंडविच बना के खिलाया। अब वो ओनर बैठ के कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट, तो बोल रहा है इसकी 12 बजे अपन सैंडविच कितने में बेच रहे हैं? बोले 100 रुपए में। 450 का तो मैं सामान ही ले आया, 450 का तो मैं, तो अपन 100 में कैसे बेच रहे हैं? क्या अपन 350 का लॉस कर रहे हैं? मेरे को बताओ, 450 रुपए का सामान आ गया और अपन ब्रेड का पैकेट है, चीज का पैकेट है, बटर का पैकेट है, आलू है, ½ किलो आलू है, सब्जियां हैं, ½ किलो सब्जियां ले आए, सब ले आए, 450 रुपए का सामान आ गया। साला बेच तो 100 में रहे सैंडविच। बिल्कुल सही बात है, ½ किलो वाली का एक सैंडविच थोड़ी बचेगा। मतलब ब्रेड का पैकेट मंगाया जरूर पर यूज नहीं हुआ, बटर मंगाया जरूर पर यूज नहीं हुआ। अब एक कुंभकर्ण का सैंडविच थोड़ी बन रहा है, ये ऐसा थोड़ी बना देंगे पूरे 12 15 स्लाइसेस का, मजा तो आ जाएगा खा के, लेकिन बनाएंगे नहीं ना। पॉइंट ये है कि बनेगा तो सैंडविच इतना ही, इसका मतलब ये है कि बाकी सारा स्टॉक आपके पास बच जाएगा और आप उसकी कॉस्ट को ऐड कर रहे हो। आप एक पैकेट ब्रेड की कॉस्ट को ऐड कर रहे हो, आपको 2 स्लाइस ब्रेड लेना चाहिए। आप 100 ग्राम चीज की कॉस्ट को ऐड करो, डाला तो 10 ग्राम, बटर 20 ग्राम डाला। मतलब हम कॉस्ट में वो नहीं लेते हैं जो खरीदा है, हम वो लेते हैं जो हमने कंज्यूम किया है। क्या किया है? इसका मतलब हम पहले रॉ मटेरियल जो ले रहे हैं इसमें से क्या निकालेंगे? कंज्यूम, और उसे कॉस्ट मानेंगे। अब सर कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? बहुत इजी है, आपने जो परचेज लिया है इसमें ऐड हो जाता है। सो यू नीड टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस लगाओ ना, खरीदा और जो पहले से पड़ा हुआ है और उसमें से कितना बच गया, जो था और खरीदा, टोटल माइनस कितना बच गया, जो बचा वो सारा यूज हो गया होगा। अरे 10 रुपए पहले से थे, 100 रुपए मम्मी से और लिए, टोटल कितने हो गए? 110, और आखिरी में 20 रुपए बचे हैं, तो बताओ कितने उड़ा दिए? 90। पहले से 10 पड़े थे, 100 मम्मी से लिए, कितने हो गए? 110, और आखिरी में 20 रुपए बचे हैं, मतलब कितने उड़ा दिए? 90। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 10 पहले से पड़े थे, 100 और लिए, -20 बचे, नेट नेट कितना यूज कर लिए? 90। ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहां से अपन ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस कर लेते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस कितना आ रहा है? फर्स्ट ओपनिंग 20,000 ओपनिंग और क्लोजिंग 10,000। सो दिस इज माई रॉ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख। ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा 3,10,000 रुपए का। इसको हम बोलेंगे भी क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। पहले बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो एक तो हमारी कॉस्ट हो गई कि हमने रॉ मटेरियल 3,10,000 का यूज किया है, यूज किया है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया? बढ़िया। अब अपन चलो बाकी आइटम्स ऐड करना चालू करते हैं। दूसरा बताओ क्या आइटम था? सर वेजेस तो जुड़ता है, कितना है? 45,000। ये तो आपकी जुड़ेगी ना सर, लेबर कॉस्ट है तो। रेंट नहीं, नहीं, जो जो आइटम सीक्वेंस में आ रहे हैं लिखवाते जाना। अगला क्या आइटम है? एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स जुड़ेगा? बताओ, मैंने इंक्लूजन में लिखवाया था कि एक्सक्लूजन में? नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। अगला बताओ, फैक्ट्री का रेंट, बताओ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा?
कितना आ रहा है? ये भी जुड़ेगा। नेक्स्ट बताओ। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जुड़ता है क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में? ऑफ कोर्स जुड़ेगा। कितना आएगा? 25,000। नेक्स्ट। पैकिंग जुड़ता है क्या? सर पैकिंग पैकेजिंग दोनों जुड़ता है। कितना? 10,000। नेक्स्ट बताओ। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। 3 लाख का। आपको समझ में आया 1/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अपन ऊपर कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? जनवरी की मार्च? मार्च। मार्च 24 का। तो एक महीने की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, तो भैया खर्चे भी सारे एक महीने के लेने। सर बाकी सारे खर्चे तो एक महीने के दिए हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन हम जो निकाल के बैठे थे तो 1 साल का था, तो उसको 1/12 करके पहले एक महीने पे लाना पड़ेगा ना। 2,500 ये भी आ गया। अब बताओ नेक्स्ट। इतने ही है? और कुछ भी नहीं था खर्चा? तो बेबे को बता, लिखवा दो ना बेटा, बेड डेट खाली रहेगा तो लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। खाली रहेगा। उसके बाद पेनल्टी पेड खाली रहेगी। नहीं, डेप्रिसिएशन ले लिया ना उसका तो। नोट डाल के नीचे आ सकते हो, अगर आप नहीं लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो आप नीचे नोट डाल के आ सकते हो कि बेड डेट पेनल्टी एंड एडवांस इनकम टैक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। वो भी चलेगा, या आप यहाँ पे डैश लगा के आ सकते हो। अब आप लगाओ सबसे पहले, हाउ मच इज योर टोटल कॉस्ट? 4,32,500, 4,32,500। और इसमें अपन ने कितने पैकेट्स बनाए टोटल? व्हाट इज माई पर पैकेट कॉस्ट? 43.25। ये आंसर ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चों का आया था। ऑनलाइन वही आया था, यहाँ पे भी आया था। कितने बच्चों का आ गया था यहाँ पे आंसर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब आप लोगों ने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी। बाकी सबकी इस मिस्टेक को मैं सिली मानूंगा। ये सिल्ली सिल्ली मिस्टेक कैसे हो गई सर? दो चीज है, एक तो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, लिखने में रहेगा और सॉल्व करने में रहेगा। एक चीज भूल गए कि एक बार पढ़ते तो याद आता कि मार्च 2024 का हमको डेटा दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कॉस्ट इज नॉट फॉर ए ईयर, दिस कॉस्ट इज फॉर ए मंथ। दूसरा, एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट था रॉ मटेरियल कंजम्पशन वाला, कि हम कभी भी रॉ मटेरियल परचेज को कॉस्ट नहीं मानते, हमेशा क्या बनेगी आपकी कॉस्ट? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चले एक काम करो ना, जैसा एग्जाम्पल अभी आपने किया, अगर आपने अपनी सिल्ली सिल्ली मिस्टेक समझ ली है, तो क्यों ना एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिया जाए जिसमें आप ऐसी सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स वापस से ना करो। तो लिखो एक क्वेश्चन ऐसा जो एग्जाम्पल 2 है, और ये आपके होमवर्क में जाएगा। आपको अभी ये क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है, क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है, ध्यान रखना टाइम मैच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेजेस 6 लाख रुपीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35,000। नेक्स्ट आप लिखिए वेजेस 75,000, रेंट ऑफ फैक्ट्री 20,000 पर मंथ,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000 पर मंथ. परचेज, सॉरी, मशीनरी of rupees 5 lakh, depreciation at the rate 10% per annum, donations paid 5,000, provision for income tax 7,500, custom duty on raw material paid 9,000 and bracket में लिखना नो आईटीसी. कस्टम ड्यूटी की एक्चुअली आईटीसी मिलती भी नहीं है, जीएसटी की आईटीसी मिलती है, कस्टम ड्यूटी की आईटीसी नहीं मिलती है. यस. नेक्स्ट आप लिखिएगा पेनल्टी पेड 4,000 एंड फाइनली आप नीचे लिखिएगा प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स. आपको कैलकुलेट करके देना है कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा. मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा जो प्रैक्टिस है, सबसे पहले इस चीज की प्रैक्टिस करना है कि आप टाइम मैच करना समझ जाओ. सब चीजें बिखरी हुई है, कुछ एक साल का है, कुछ एक महीने का है, सबको लाना है एक क्वार्टर पे. अब सर ये क्वार्टर सबसे खतरनाक चीज है. कौन सा वाला? दोनों ही है ना, वो वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही खतरनाक चीज है. आपको बताता हूं क्यों खतरनाक चीज है. एक क्वार्टर में कितने महीने? अच्छा, एक क्वार्टर के डेटा को एक साल पे लेना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय, एक क्वार्टर को एक साल पे लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4. अच्छा, एक साल के डेटा को एक क्वार्टर पे लेना है तो डिवाइड बाय 3 4. मेरे को पता है, यहां मिस्टेक मत करना. गलती बच्चे यही करते हैं. अरे पिछली बार की बैच में 15 मिनट लगे एक लड़की को ये समझाने में कि एक क्वार्टर के डेटा को एक साल पे ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ता है. इस बात को समझाने के लिए उसको 15 मिनट देने पड़े. और बढ़िया लड़की, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग, पर उसको एकदम से 15 मिनट के लिए वो ब्लैंक ही हो, उसको समझ नहीं आया. 15 मिनट लगे मेरे को उसको समझाने में कि एक क्वार्टर की डेटा को एक साल पे लेना हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, एक क्वार्टर की डेटा को साल भर से एक क्वार्टर पे लाना है तो डिवाइड बाय 4 होता है, और एक क्वार्टर की डेटा को एक महीने लाना हो तो, एक क्वार्टर के डेटा को एक महीने पे लाना हो तो डिवाइड बाय, गलत हो गए, डिवाइड बाय 4 की डिवाइड बाय 3. एक क्वार्टर के डेटा को एक महीने पे लाना है तो डिवाइड बाय 3. एक क्वार्टर के डेटा को एक महीने में लाना है तो डिवाइड बाय 3. एक महीने के डेटा को एक क्वार्टर में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3. एक मंथ के डेटा को एक क्वार्टर पे लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 3. एक क्वार्टर के डेटा को एक ईयर पे लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 4. एक साल के डेटा को एक क्वार्टर पे लेना है तो डिवाइड बाय 4. हाँ या ना? बस आप गलती मत करके आएगा. दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं. एंजॉय. बाय बाय. थैंक यू. स्क्रॉल कर देता हूं मैं, आप लिख लीजिए जो भी लिखना हो. ये लो.